People say fortune favors the brave. So as our team believes. So today we have the success story of one of my students, Mr. Shiven Manglik, who has secured All India rank 16 in Aligarh Muslim University Law Entrance Examination. He has also secured good rank in CLAT, ALET, BHU Law, but going for a special purpose, he opted for AMU Law. तो इसके बारे में भी हम शिवन आपसे जानेंगे इस सेशन में कि एएमयू लॉ ही क्यों ऑप्ट किया आपने। क्लैट आपका क्लैट में भी क्वालिफाई था, बीएचयू लॉ में भी क्वालिफाई था, बट आपने एएमयू लॉ को क्यों ऑप्ट किया। पर उससे पहले शिवन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू फील टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मतलब कैसा लगता है आपको? कल जो एक सपना था, जो एक ड्रीम था आपका, आज आप उसके पार्ट। So first of all, thank you for calling me here to share my opinions and views to the CLAT aspirants, law aspirants, students. To be a part of such a great institution is itself a feeling of honor for me. जिस इंस्टीट्यूशन ने इतने ज़्यादा नोटेबल एलुमनाइज दिए जो कि आगे चलकर चीफ जस्टिस बने और भी कंट्रीज़ के और जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बने, तो उससे उस यूनिवर्सिटी से लॉ करना एक बहुत ही ऑनर की बात है। जो और मैं सर आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो माधव मेनन है जो कि NLU के को फाउंडर हैं, वो भी हमारे ही एलुमनाई हैं। वो भी उन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ से लॉ किया है। NLU के को फाउंडर और क्लैट के को फाउंडर आप बोल सकते हैं। जो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, उन्होंने भी जो नालसार के VC हैं, उन्होंने भी यहीं से लॉ किया है। तो वो लेक्चर्स भी काफ़ी देने आते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि मैं यहाँ से लॉ कर रहा हूँ, और सर आपने भी यहाँ से लॉ किया हुआ है, तो ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि मैं भी आप ही की इंस्टीट्यूशन से लॉ पास आउट हूँ। तो अच्छा लगा कि आप मतलब इतने बढ़िया और अच्छे इंस्टीट्यूशन में से लॉ कर रहे हैं। और तो आज ये सेशन लॉ एस्पायरेंट्स के लिए हमने रखा हुआ है। आपको बेसिकली यहाँ बुलाने का पर्पस है कि कैसे लॉ एस्पायरेंट्स और मतलब जो क्लैट की और अदर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो ये जाने कि कैसे इस जर्नी को किया जाता है, कैसे लॉ की तैयारी की जाती है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी अप्रोच क्या थी टुवर्ड्स योर एग्ज़ाम, टुवर्ड्स योर क्लैट और AMU लॉ एग्ज़ाम? टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यू शुड नो द पैटर्न ऑफ दैट एग्ज़ाम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस पेपर में आ क्या रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे बढ़िया इस चीज़ के लिए तरीका है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आप वो सॉल्व करिए। उससे आपको क्या होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो वही वाले अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो आप वो वाले सब्जेक्ट्स देखिए कि किन सब्जेक्ट्स पे एम्फसाइज़ किया गया है, तो आप भी उन सब्जेक्ट्स पे एम्फसाइज़ कीजिए। तो ये एक आसान तरीका है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए। और मतलब पर शिविर मतलब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से पहले हमें मतलब उसे एनालाइज करने से ज़्यादा अच्छा है। जी एनालाइज, क्योंकि पहले उसकी तैयारी हम लोग करें फिर उसे सॉल्व करें। सर बिल्कुल सही बात आपने कही। जो एनालाइज करना है वही लास्ट ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो उससे एनालाइज, उसका पैटर्न हम नोटिस करें कि कौन कौन से किस एरिया पे हमें ज़्यादा जी किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। बिल्कुल सही, शिवेन ने बिल्कुल सही पैटर्न आपको बताया कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें करना है एनालाइज पेपर को। अगर आप क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि पूरी साल पढ़ना क्या है। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, कोई 12 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा, कोई 3 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम क्रैक करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक, तो ऐसी कोई चीज़ जिसे आप अपनी प्रिपरेशन में जो मिस हुई, मानते हैं कि बार बार आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, कोई जैसे बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं एस्पायरेंट्स के आगे जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि आप कहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं अपनी तैयारी में?
सर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट आई वाज इन 12th, तो मेरे पास एक बोर्ड्स का भी प्रेशर था। तो मुझे दोनों प्रेशर को इक्वली बांटना था कि एक तरफ बोर्ड्स का प्रेशर है, एक तरफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। तो ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं बोर्ड्स की तैयारी करते रह जाऊँ या फिर एक साइड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रह जाऊँ। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है यहाँ पे। तो क्योंकि ज़्यादातर जो लॉ एस्पायरेंट्स हैं वो ज़्यादातर 12th परसुइंग होते हैं, तो जी, उनके बिल्कुल। माइंड में, उनके और उनके पेरेंट्स के माइंड में, आजकल तो पेरेंट्स ज़्यादा बच्चे से ज़्यादा टेंशन पेरेंट्स ले रहे हैं कि उनके माइंड में ये टेंशन हमेशा रहती है कि बच्चे का बोर्ड है, 12th बोर्ड है, तो उसके एकेडमिक्स कहीं ना कहीं उसके आड़े आता रहता है कंपटीशन के। तो वो आपके साथ भी थी, तो आप उससे मतलब आपने उस चीज़ को देखा है, आपने उसे ओवरकम भी किया है, क्योंकि यू आर सेलेक्टेड, है ना। तो आप बच्चों को बता दें कि कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया जाए। जी बिल्कुल, अब 12th का भी प्रेशर होता है, उसका भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी प्रेशर होता है। तो आपको एक अपना शेड्यूल तैयार करना है कि आपको फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आपको जैसे 2 घंटे या फिर 4 घंटे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो फिर अपना शेड्यूल तैयार कीजिए कि 4 घंटे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ही है। कंसिस्टेंसी लगातार देनी है मुझे, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ 4 घंटे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। वो चाहे बढ़ जाए 4 घंटे से ज़्यादा, कम नहीं होने चाहिए। वो 4 घंटे के अलावा आप अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, खेलना कूदना मोबाइल चलाना, आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 4 घंटे में कम से कम आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और 4 घंटे के अलावा आप बोर्ड्स की भी तैयारी कीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि दोनों तरफ चलना है, मतलब एक अलग से आप कहना चाहते हैं कि बैलेंस बना के रखना है, एक अलग से टाइम अलॉटमेंट किया जाए जी बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो ब्रेक ना हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज आपने बोली, कंसिस्टेंसी। जी, तो कंसिस्टेंसी को हम भी अपना मूल मंत्र मानते हैं जी, कि कंसिस्टेंट होना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप कंसिस्टेंटली एक ही फ्लो में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसे कम नहीं होने दे रहे, ऊपर बार मत लगाइएगा, ऊपर तो ज़्यादा कितनी भी कर सकते हैं, बट आपने जो एक मिनिमम टाइम अलॉटमेंट किया हुआ है उसे ब्रेक ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब चाहे आपका एकेडमिक्स हो, उसके लिए एक अलग टाइम स्लॉट बनाइए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप साथ में तैयारी कर रहे हो तो उसे क्या, उसके लिए एक अलग से टाइम अलॉटमेंट आपको करना चाहिए। जी बिल्कुल, यही मानता हूँ जी बिल्कुल। जैसे हम गैप ना करें दिन में, जैसे आज पढ़ लिया फिर अगली बार 4 दिन बाद पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, चेन नहीं ब्रेक होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी ये बहुत अच्छी जी चीज़ है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी किसी भी एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो और अभी जैसे इस साल अगला सवाल मेरे मन में आ रहा था कि इस साल तो क्लैट का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, क्लैट ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न को कॉम्प्रहेंशन बेस्ड कर दिया है, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता होगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट, और आपने भी क्लैट दिया, एलिट दिया, तो हाउ वुड यू मैनेज योर टाइम? आपने इन सारे एग्जाम्स को की प्रिपरेशन के लिए अपने टाइम को मैनेज कैसे किया कि 2 घंटे में मुझे इतने सवाल लगाने हैं, या मेरा पेपर कहीं छूट तो नहीं जाएगा, ये इतने कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे कर पाऊंगा लिमिटेड टाइम में? तो उसके लिए क्या कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी आपने अपनाई टाइमली पेपर को ख़त्म करने के लिए? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं भी यही कंप्लेन किया करता था कि मतलब 2 घंटे में मैं इतने सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है। मेरी भी यही प्रॉब्लम रहा करती थी। लेकिन क्या होता है कि जैसे क्लैट है, क्लैट का पैटर्न चेंज हो चुका है। जो पहले क्लैट का पैटर्न था वो ये था कि प्रिंसिपल और फैक्ट्स बेसिस पे क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन वो फिर भी छोटे हुआ करते थे। और AMU और BHU का ऐसा होता है कि यू गेट इनफ टाइम टू कंप्लीट योर पेपर, यू गेट इनफ टाइम फॉर डेट। तो उसमें तो वन लाइनर, उसमें BHU में वन लाइनर क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो अब क्लैट का जो अब का पैटर्न है, जो कि चेंज हो चुका है, वो कॉम्प्रिहेंशन बेसिस पर है। उसको आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, अ लॉन्ग पैराग्राफ विल बी गिवन टू यू एंड 4 ऑप्शंस विल बी देयर एंड यू हैव टू मार्क अ करेक्ट आंसर। तो उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में, शायद 150 हो गए हैं अब, 150, तो उसके लिए अगर आपको 150 क्वेश्चंस में सारे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी इम्प्रूव करनी होगी। तो रीडिंग एबिलिटी पे तो इस बार काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी पे पूरा पेपर बेस्ड हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस रीडिंग एबिलिटी को सुधारने के लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी लीगल अवेयरनेस भी बढ़ेगी,
आप अप टू डेट रहेंगे। ऊपर से आपको इंग्लिश में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि आप उस इट विल हेल्प यू बिल्ड अप योर वोकेबलरी, उससे आपकी वोकेबलरी भी बिल्ड होगी। तो न्यूज़पेपर एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। और आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल्स वगैरह निकलते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि क्लैट में एग्जैक्ट आर्टिकल्स छपकर भी आ जाते हैं। बिल्कुल होता है ऐसा। तो मॉक्स भी किसी भी कोचिंग के मॉक्स या हमारे मॉक्स अगर आप देखेंगे तो हम भी उन्हीं आर्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अलग से आर्टिकल, अब कोई करंट अफेयर्स का आर्टिकल है तो उसे अपने पास से तो बनाया नहीं जाएगा, जो न्यूज़ है वही न्यूज़ रहनी है, तो आर्टिकल वो कहीं ना कहीं से पिक करके डायरेक्टली एग्जाम में रखा ही जाएगा। तो लगातार न्यूज़पेपर रीडिंग तो मैं भी मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस साल क्लैट एस्पायरेंट्स के लिए। और न्यूज़पेपर रीडिंग तो शिवेन आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूज़पेपर रीडिंग से हमारा मैक्सिमम पोर्शन क्लैट का कवर हो जाता है। करंट अफेयर्स का 60-70%, लीगल अवेयरनेस का, और ओवरऑल पेपर के लिए जो रीडिंग एबिलिटी हमें चाहिए वो भी न्यूज़पेपर रीडिंग से कहीं ना कहीं मिल जाएगी हमें। और करंट अफेयर्स तो हमें हर लॉ एग्जाम में काम आएंगे ही आएंगे, चाहे वो एमयू लॉ हो, बीएचयू लॉ हो, क्लैट हो, वैलेट हो। और टाइम मैनेजमेंट के लिए एक चीज़ ये भी कि आप प्रीवियस ईयर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन छपकर आ जाते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन देखा कि आपको याद आ जाएगा, आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम कंजप्शन नहीं लगेगा, तो फिर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा कि एक दिन आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं 2 घंटे में, एक दिन 80 कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट आपका इंप्रूव हो जाएगा। मतलब आपको प्रैक्टिस, जी बिल्कुल, प्रैक्टिस करती रहनी है आपको। के साथ अगर आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप 50 क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं 1 घंटे में, फिर आप ऐसे 80, और मतलब डरने से काम नहीं चलेगा कि 150 क्वेश्चन है कैसे जी जी बिल्कुल 50 हो रहे हैं, है ना। तो मतलब धीरे धीरे होता भी है, प्रैक्टिस हर चीज़ में परफेक्शन दिलवाती है। जी बिल्कुल। तो इसमें भी उसी से आना चाहिए। बिल्कुल शिवेन, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है, तभी आप इस वक्त लॉ फैकल्टी में हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग, जो जिसपे सस्पेंस मेरा अभी तक बना हुआ है कि क्लैट में, एलिट में क्वालिफाई होने के बाद भी यू ऑप्टेड एएमयू लॉ। ठीक है, तो ये कैसे दिमाग में आया कि एएमयू लॉ को चुनना है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो कैसे यहाँ पे कैसे? सर ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा शुरू से ही, जैसे जब मैंने लॉ ऑप्ट किया, जब मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी, तो मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे जुडिशल सर्विसेज में जाना है। और मेरा ये मानना है कि जो एएमयू का सिलेबस है, जो एएमयू के एकेडमिक्स की पढ़ाई है, आप जब लॉ फैकल्टी में जाएंगे तो आपको जुडिशरी बेसिस पर पढ़ाते हैं वो। और मेरा ये मानना है कि जैसे जो एनएलयूज़ वगैरह है, वो आपको कॉर्पोरेट फील्ड की तरफ ले जाते हैं। मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एएमयू और बीएचयू जितनी भी ट्रेडिशनल जी बिल्कुल, उनका सिलेबस, उनका पैटर्न, टीचिंग स्टाइल, उनका कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको जुडिशल सर्विस में मदद करता है। बिल्कुल। और क्लैट का जो सिलेबस है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो कहीं ना कहीं आपको कॉर्पोरेट लिटिगेशन की तरफ आपको ले जाता है। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि अगर आपको जुडिशल सर्विसेज में जाना है तो एएमयू और बीएचयू सबसे बढ़िया है। और लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है तो आप एनएलयूज़ आर द बेस्ट। अच्छा, तो मतलब ये कहना, मतलब आप ये मानते हैं शिवेन कि अगर किसी को जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, किसी को मतलब अगर किसी को लिटिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट नहीं है, और किसी को जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, तो वो एएमयू लॉ और बीएचयू लॉ को ऑप्ट कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा भी यही मानना है, और इसी वजह से मैंने एएमयू को ऑप्ट किया था। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन तो इसका आंसर मुझे मिला और कई लोगों को भी मिला होगा कि एएमयू को क्यों ऑप्ट करें या बीएचयू लॉ क्यों ऑप्ट करें। तो क्लैट बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मतलब ऐसा क्या वहाँ पे है कि कॉर्पोरेट फील्ड की तरफ लोगों को वो मतलब मोल्ड हो जाते हैं बच्चे? वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, वहाँ पे कंपनी लॉस के सब्जेक्ट्स वगैरह ज़्यादा उन पे ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। मतलब वो सिलेबस वहाँ पे, जी, यहाँ पे ज़्यादा ऐसा है जो हमें जुडिशरी में ज़्यादा मदद करे। जी, लेकिन जो एएमयू में है वहाँ पर कंपनी लॉ पर इतना एम्फसाइज नहीं किया जाता, वहाँ पर उन सब्जेक्ट्स पे किया जाता है जो कि जुडिशरी में पूछे जाएंगे। तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी यही रहता है। इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट
आप ये बताइए अब हमें कि आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिला, किस चीज़ से हेल्प मिली अपनी प्रिपरेशन में? क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने आपकी हेल्प की इस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में? सर सबसे पहले तो विल पावर मैं अपनी कहूँगा, क्योंकि मैंने सोच ही लिया था कि मुझे निकालना है किसी भी तरीके से। लॉ में जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, निकालने के लिए ही कर रहा हूँ, तो फिर लॉ निकालना ही है। दूसरा, आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कोचिंग लगवाई, उन्होंने मेरी तैयारी करवाई, उन्होंने मटेरियल दिलवाया। तो फिर पेरेंट्स को भी मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगा। तीसरा सर आपको सर आपने मेरी इतनी मदद करी, आपने यू प्रोवाइडेड अस विद द बेस्ट स्टडी मटेरियल। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपके पास एक गाइडेंस भी होनी चाहिए और स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपने कहा कि कोई 15 घंटे पढ़कर भी नहीं निकाल पा रहा, कोई 3 घंटे पढ़कर भी निकाल पा रहा है। सही बात है शिवेन के गाइडेंस इज मस्ट। गाइडेंस के बिना हमें क्या पढ़ना है कैसे कौन बताएगा? सही बात है सर, जो आपने 11 के टीचर्स नहीं बताएंगे, उसी के लिए आप यहाँ आए थे। जी बिल्कुल सर, गाइडेंस को बोल सकते हैं और विद द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू। और क्या मतलब स्ट्रेटजी तो अपनी आपने बता दी कि डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बता दी, और क्या साथ में? और सर पॉजिटिव रहिए, अपने आप को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करिए। पॉजिटिव रहेंगे, कूल माइंडेड रहेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। मैं एक वर्ड पकड़ना चाहूँगा आपका यहाँ पे, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्जन। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर डाइवर्ट हो जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट रहता है कि क्या करें। जैसे पहले एक डाइवर्जन की हमने भी बात करी कि एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, ये भी एक डाइवर्जन है, ठीक है। अब कोई है किसी का कि सर मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा मन है, तो ये भी डाइवर्जन है, माइंड डाइवर्ट रहता है स्पोर्ट्स की तरफ। और कई ऐसे माइंड डाइवर्ट करने वाले रीजन्स होते हैं जो आपको पता है, सबको पता रहते हैं, ठीक है। तो इस माइंड डाइवर्ट होने से कैसे बचा जाए? सर माइंड डाइवर्ट होने से आप ये सोचिए कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्या आपने इसलिए किया था ताकि आप अपना माइंड डाइवर्ट करवा लें? तो जैसे ही आपका माइंड डाइवर्ट हो, आप सोचिए कि आपने व्हाट यू हैव एम्ड एट, आपने किस चीज़ पर निशाना साधा। जिसका मैं कहूँ, जो अर्जुन था, उसने सिर्फ, उसको कुछ और नहीं दिखा, उसको सिर्फ चिड़िया की आँख दिखी। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा सिर्फ यही गोल है, आप डाइवर्ट होंगे ही नहीं। बहुत सही। जिसको सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिख रही है, उसको कुछ और दिख ही नहीं रहा, तो फिर और डाइवर्शन तो सर आपको पता ही है कैसे कैसे होते हैं। किसी का फ्रेंड सर्कल होता है, कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है ज़्यादा। तो ये आपको खुद ही सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या मैंने इसीलिए कोचिंग ज्वाइन करी थी? क्या मैंने इसीलिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था ताकि मैं इन चक्करों में फंस जाऊँ और प्रिपरेशन ना कर पाऊँ? तो ये हम खुद से ही, जैसा कि मैंने कहा विल पावर, तो आपको विल पावर अपने आप में खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप ज़्यादा डाइवर्ट ना हो। नहीं, बिल्कुल सही एग्जाम्पल आपने कोट किया शिवेन, अर्जुन का। मतलब एक फोकस्ड आपको कैसे रहना है। जी बिल्कुल। आप फोकस्ड रह के क्या आपका गोल है, ठीक है, अपनी विल पावर को आप जनरेट कर सकते हैं। जी जी, ठीक है। और ये तो आप लॉ एस्पायरेंट्स को कुछ स्ट्रेटजी आप बताना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी उन्हें अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी उन्हें फॉलो करनी चाहिए ताकि वो इन डाइवर्जन से बच पाएँ, या फिर वो आसानी से क्लैट और एलेट और ये जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हैं इन्हें क्वालिफाई कर पाएँ? क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल एक होता है ना, एक एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप प्लीज़ शेयर करिए एस्पायरेंट्स के लिए जो उन्हें हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले तो आप अपने सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आप सबसे पहले उनको सॉल्व करिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें से भी अटक जाते हैं। कभी कभार क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। दूसरा, आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़िए, उसमें से भी ज़्यादातर कवर हो जाएगा। तीसरी चीज़, आप इंग्लिश और रीजनिंग, ये इसको मैं फाउंडेशन मानूंगा। जो इंग्लिश और रीजनिंग है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपका स्कोर बहुत ऊपर ले जाएंगे और नहीं आया तो बहुत नीचे भी ले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसके लिए आपको, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश आती है, इंग्लिश और रीजनिंग ज़्यादातर सब में पूछी जाती है। तो जैसा कि वो न्यूज़पेपर्स पढ़िए तो वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, रीडिंग एबिलिटी से इंग्लिश सुधरेगी आपकी। तो
और रीजनिंग की आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार अटकेंगे तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चंस आपको देखेंगे इजीली इन्फरेंस आप निकाल सकते हो अगर आपने पहले वो क्वेश्चन जी, आपके मन में स्ट्राइक, दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो एकदम से शिवेन ये टाइम मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल। और तीसरा मैं कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट की, जैसे बच्चे कहते हैं, तो स्ट्रेटजी में ये हो जाएगा कि आप एक घड़ी सेट कर लीजिए 2 घंटे के लिए। आप देखेंगे कि पहली बार कर रहे हैं तो 2 घंटे में सिर्फ आप 50 क्वेश्चंस कर पाएंगे, लेकिन अगले दिन शायद आप 80 कर लें, तो ऐसे इंप्रूव होता जाएगा। तो एक दिन देखिए आप 2 घंटे में पूरा पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है टाइम मैनेजमेंट में। ऐसा जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए जी। और प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक बुक, कोई किसी तरह की किताबें जिन्हें रीजनिंग की मैं समझता हूँ कि ये आपकी RS अग्रवाल वगैरह है, कि अगर आपने RS अग्रवाल या फिर अरिहंत वगैरह कर ली तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ ज़्यादा है, क्योंकि RS अग्रवाल इतनी मोटी बुक है और मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादातर सारे क्वेश्चन अटक जाते होंगे। RS अग्रवाल कर ली तो फिर कॉन्सेप्ट्स वगैरह काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। और इंग्लिश में मैं समझता हूँ लेक्सिस नेक्सिस वगैरह ये सब। और आप और सर आप भी 70 से ज़्यादा मॉक कराते हैं, तो नहीं मॉक्स तो इसलिए हम कराते हैं क्योंकि मॉक्स से, जैसा आपने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी बिल्कुल। तो अगर हम 70 मतलब 70 प्लस मॉक्स, अगर मैं 5 मॉक्स कराऊंगा तो उससे इतना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल सही बात। एग्जाम है कि आप इतनी जल्दी प्रैक्टिस से परफेक्ट नहीं हो पाओगे, तो इसीलिए मैं 70 प्लस हमारा मॉक्स रहता है वो इसलिए ताकि बच्चा पूरी तरह से उस चीज़ को अपना ले, अडॉप्ट कर ले कि मुझे कैसे वहाँ पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसे हम आदत लगवा देते हैं जी बिल्कुल उस चीज़ की, ताकि टाइमली कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया जाए विद इन अ टाइम। तो मॉक्स बहुत मदद करते हैं, और किसी को एक्स्ट्रा मॉक्स भी करने तो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से भी लगाते रहिए ऑनलाइन मॉक्स, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू शिवेन। एट लास्ट मैं चाहूँगा कि आप कुछ मोटिवेशन हमारे बच्चों को दें जो क्लैट एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग की तैयारी कर रहे हैं अभी, ताकि वो आपकी तरह अच्छी रैंक ला पाएँ, आपकी तरह लो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएँ और इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से लॉ कर पाएँ। तो कुछ मोटिवेशन वर्ड्स आप बोलना चाहेंगे हमारे एस्पायरेंट्स के लिए? सर क्या मोटिवेशन सर, जब मैं 10th में था तो मैंने शायद सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब 16वीं रैंक आएगी मेरी लॉ में। मैंने लॉ का भी नहीं सोचा था, बैकग्राउंड भी थोड़ा सा लॉ का था, तो मेरा मन करा लॉ का, और इतनी अच्छी रैंक आने के बाद मैंने कभी वैसे सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। अच्छा। तो मेरी ज़्यादा इंग्लिश पे उतनी अच्छी कमांड भी है नहीं, तो मैंने सोचा था कैसे कवर अप वगैरह करूँगा। लेकिन जब कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी तो गाइडेंस वगैरह मेरे को इतनी अच्छी मिली कि फिर तो लगा कि जब मैं लॉ का, सर मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं AMU लॉ का पेपर दे रहा था तो ऐसा लग रहा था पाठशाला के मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी आदत हो गई थी मुझे और इतने अच्छे थे मॉक टेस्ट यहाँ के। तो सर मोटिवेशन क्या, आप वो डिटरमाइंड रहिए, पॉजिटिव रहिए, कूल माइंडेड रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते थे, बट आपकी जो डेडिकेशन थी और जो कंसिस्टेंसी जिसकी आपने बात करी वो आपको आपके गोल तक ले गए। ठीक है, गाइडेंस तो थी, वो मैं हर बच्चे को देता हूँ, मॉक सबके लिए होते हैं, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन था जो आपको 16 रैंक तक ले गया। ठीक, तो थैंक यू शिवेन। अब मैं हल्का सा समअप कर देता हूँ आपको। शिवेन 16 रैंक AMU रैंक होल्डर हैं। इन्होंने आज क्लैट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बातें कहीं और इन्होंने बताया कि कैसे ये 10th मीडियम से निकल के और AMU लॉ में ये इनरोल्ड हुए विद 16 रैंक। कैसे इन्होंने स्ट्रेटजी अपनी बनाई, कैसे किन चीज़ों से इन्हें मोटिवेशन मिला। दो चीज़ इनकी जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो था कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। अगर आप कंसिस्टेंट हैं किसी एग्ज़ाम को लेके, अगर आप कंसिस्टेंटली उसे रोज़ डेली टाइम उतना दे रहे हैं तो गारंटीड आपको सक्सेस मिलनी क्योंकि आप लगातार अगर किसी चीज़ को वक्त दे रहे हैं तो वहाँ उस गोल तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। तो थैंक यू सो मच शिवेन यहाँ आने के लिए और अपने व्यूज़ को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।